नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मिर्जा गालिब ने बनारस के बारे में लिखा था, ये वो फख्र करने वाली जगह है जिसका चक्कर काटने खुद दिल्ली आती है। इन दिनों बनारस इस फख्र को खुद महसूस कर रहा है। गलियों घाटों में टहलते फिक्रमंद सियासी चेहरे हैं और उनका दिल खोलकर स्वागत करते बनारसी। 7वें चरण के चुनाव का कुरुक्षेत्र काशी ही है। इस बार बनारस में सबको रस मिल रहा है। यहाँ तो शव यात्राओं में नगाड़े बजते हैं, तो सियासी यात्रा का मजा बनारसी कैसे छोड़ देंगे। यूपी में सोमवार को यूं तो आखिरी चरण में 10 जिलों में चुनाव है, लेकिन इस चरण के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनारस बना हुआ है। वाराणसी में है तो 8 सीटें, लेकिन काशी की गतिविधियों का असर आसपास के जिलों पर भी पड़ता है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी ताकत झोंकी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के साथ जनसभा की और उसके बाद रोड शो किया, तो वहीं कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी काशी की गलियों में घूमते प्रचार करते नजर आए। इस दौरान बनारस ने उम्मीदें सबकी थपथा पाई, लेकिन वोट किसे देंगे, ये अहम सवाल है। एक तो प्रधानमंत्री हम लोग की दुकान पे आया तो हम लोग बहुत खुशी हुई। अच्छा लगा कि पहली बार देश आज़ाद होने के बाद प्रधानमंत्री किसी की दुकान पे चाय पिए, ये अच्छी बात लगी। वो बंद लिफाफा है क्या है ये तो हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। वो बंद लिफाफा इसी तरह पिताई के हाथ में दे दिए, उसमें क्या है हम लोग को कुछ नहीं मालूम है। हो सकता है वो खुले तो किस्मत हम लोग की खुल जाए। जी जी, बहुत सारे लोग, जॉर्ज फर्नांडिस, लोहिया जी और ऐसे ऐसे लोग। कुछ लोग तो बीएचयू पढ़ते थे, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, ये लोग भी यही पढ़ते थे। रीवा हॉस्टल पीछे हॉस्टल रहता था, यहाँ आकर लोग मजा लेते, चाय पानी करते थे। जैसे आज मोदी उतर करके आम जनता की तरह चाय पिए कल, वैसे सब लोग इसी चाय पीते थे। नहीं, जैसे चाय जनता के विषय में बनाते थे वैसे ही चाय बना के मोदी की बहुत अच्छा लगा। एक नहीं, 3 चाय मांग मांग के पिए। मनोज हमको एक चाय और दो, फिर 2 चाय पिए, एक चाय यहाँ पिए खड़ा होकर के, कहे एक चाय और हम पियेंगे। काफ़ी लोग आते भी हैं, यहाँ से जुड़े भी हैं लोग। बीएचयू से काफ़ी लोग, प्रोफेसर लोग भी आते हैं और कुछ नेता लोग भी बैठते हैं यहाँ पे। हम लोग को सौभाग्य की इस मिट्टी से जुड़े हैं। और मेरे दादा के दादा बैठे, फिर मेरे दादा बैठे, फिर मेरे पापा बैठे, अब हम लोग बैठ रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत पुरानी है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, पैदा भी नहीं हो गए तब से हम लोग सोचते हैं। चलिए, इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। दीपचंद राठौर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और नगेंद्र सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रदीप भटनागर जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, इस समय जो यूपी में आखिरी चरण का चुनाव बाकी है, उसका केंद्र बनारस बना हुआ है, लेकिन देखा जाए तो कितना ही जातीय समीकरण में उलझा हो बनारस, लेकिन भावनाओं में बहने का चलन आज भी है यहाँ पर। काशी का एक अपना महत्व है, काशी के लोगों का एक अपना महत्व है। काशी में जो हमने भी देखा है और सुना भी है कि काशी में किसी धर्म का आदमी हो, सब शिव को मानने वाले उसके अनुयायी है। और शिव के अनुयायी सरल और सहज होते हैं, जो हमने देखा है और सुना भी है। अब देखिए, चुनाव चल रहा है, अब तो उनका लोकसभा क्षेत्र भी है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अपने क्षेत्र में जनता से रूबरू हो रहे हैं, चाहे वो चुनाव के बहाने या वैसे भी जाके। अच्छी बात है, जनता के बीच में बैठेंगे तभी तो नेता बनेगा। प्रजा वो चला सकता है जो समाज में जो निचले स्तर तक बैठ सके और उनका दर्द जान सके। वही एक समाज में एक मुखिया बन के आता है और उनका दर्द समझता है। कुछ ऐसे होते हैं कि टपक के आए और बैठ गए और शासन चलाने लगे, चीजें बड़ा फर्क होता है। चुनावों का अभियान है, अब लास्ट चरण का चुनाव हो रहा है। 10 तारीख के बाद भाग्य खुलेंगे, किसका उज्जवल और किसका अउज्जवल है उसको देखेंगे हम। बिल्कुल। दीपचंद राठौर जी, यूं तो काशी कॉरिडोर का काम वाकई में काफी अच्छा हुआ है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी भी बड़े मुद्दे रहे हैं। यहाँ के लोग भी कहते हैं कि बहुत कुछ हुआ यहाँ पर, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ने कहीं ना कहीं कमर तोड़ कर रख दी। आदरणीय पल्लवी जी, मैं कहना चाहूंगा जी। मेरे बड़े भाई को कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले चरण से लेकर छठे चरण तक तो इनका भारतीय जनता पार्टी का सफाया साफ होने जा रहा है।
और मैं आपको बोलना चाहूंगा मजहब की राजनीति ये लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। और बनारस के अंदर जो मेन मुद्दे हैं, जो प्रियंका जी जो जनमानस के मुद्दे उठाए शुरू से ही, अब की बार तो सांप्रदायिक कार्ड और जाति कार्ड और धर्म कार्ड नहीं चलेगा। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और कानून व्यवस्था, सड़क जैसे मुद्दों पर अपने वोट डालकर सरकार परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। मैं आपका, और जो अब की बार जो मतदाता है बहुत साइलेंट तरीके से मतदान कर रहा है। और मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि जो इनके वोट तो क्या है, सांड चढ़ गए पहली बात तो। और अब की बार हम इस चुनाव के अंदर योगी जी को गाना चल रहा है उत्तर प्रदेश में, चल सन्यासी मंदिर में, तो उनको योगी जी को तो मठ में हम अब की बार छोड़कर आएंगे बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने जिस तरह गदर मचाया, नहीं तो कानून व्यवस्था इनके हाथ से सुधरी है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, चाहे उन्नाव कांड हो, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे आगरा की दलित बेटी का शोषण, अगर किसी ने भी जनमानस के मुद्दे उठाए हैं तो वो माननीय प्रियंका गांधी जी ने उठाए हैं। ये पहले एक तो सरकार में थे और समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी, ये कभी 80 बेनाम की राजनीति कर रहे हैं, कोई 85 बेनाम की 15 की राजनीति कर रहा है, लेकिन जनमानस के मुद्दे पे कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। जनमानस के मुद्दे पे कोई लड़ाई लड़ रही है तो वो है कांग्रेस पार्टी। मैंने और आने वाले में अपना जो बताना चाहूंगा, शुरुआती संबोधन दिया ना सर, उसमें मैंने यही कहा कि तमाम मुद्दे होने के बावजूद बनारस के जो लोग हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं सर। नहीं नहीं पल्लवी जी, अब की बार वो भावना नहीं रहेगी। अब की बार जनमानस का मुद्दा देखना, जिस तरह आज युवा वहां का रोजगार मांगता है तो लाठीचार्ज करते हैं, उनको एनएसए दिखाते हैं। खुद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम आप पे मतलब एफआईआर दर्ज कर देंगे। और इनकी बौखलाहट तो देखो, जो तिल्लेवी के जो विधायक और मंत्री हैं वो कहते हैं, खुद कहते हैं दादी नोच कर मैं चुटिया बना दूंगा। और इनकी एक मैडम जी है भदौरिया जी, वो कहती है खुद कि भाई आप राशन ले लो, नमक ले लो, अपन वोट हमें देना। और रही स्मृति ईरानी जी की बात, मोदी जी 5 चुनाव में तो थे ही नहीं, उन्होंने योगी जी को आगे कर रखा था। और अब की बार ये इनका संसदीय क्षेत्र को पता है कि हम यहाँ से भी हार रहे हैं, बस इसलिए इन्होंने अब की बार हार का ठीकरा योगी जी के फोड़ा है। और इनको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी अब की बार यहाँ से हारने वाली, इसलिए इन्होंने रैली करी। इनकी कोई रैली नहीं हो रही है, लिखमपुरी में माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली नहीं हुई है पल्लवी जी। अच्छा, चलिए नागेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है सर? जी जी सर, आप लोगों ने तो ममता बनर्जी तक को बुला लिया था, तो उम्मीद है कि इसका कोई फायदा मिलेगा आपको? जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तो हम लोग ममता बनर्जी जी को उनके लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की वजह से सपोर्ट कर रहे थे, और हम लोग भी उन्हीं सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, तो वो हमारी एक सहयोगी हैं। और उनका उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़े बड़े दिल के साथ स्वागत किया है, और देश की बड़ी नेता हैं। और मैं समझता हूँ सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन अगर बहादुर और जुझारू और जमीन से उठकर एक ऊंचा मुकाम पाने वाली अगर हम महिला की बात करते हैं तो उस श्रेणी में आदरणीय ममता बनर्जी जी आती है। तो बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनका स्वागत किया है। और जो ये महापर्व का 7वां पायदान हम कल उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के मतदाता इसमें अपना मत डालकर भागीदारी करेंगे, और हमारा पूरा विश्वास है कि वहाँ की जनता जो है समाजवादी पार्टी के गठबंधन के नेताओं और उसके सहयोगी दलों सर, लेकिन अगर आप बात करें पूरे काशी की, आप पूरे बनारस की अगर बात करें, तो यहाँ पर किस हिसाब से चुनाव लड़े जाते हैं? आपको वाकई में लगता है कि मुद्दे यहाँ पर हावी रहते हैं, या फिर धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था लोगों की ज्यादा भारी रहती है? अभी जब आपकी हम रिपोर्ट देख रहे थे डिबेट प्रारंभ होने से पूर्व, तो उसमें बेशक बड़ी संख्या में आपकी रिपोर्ट का भी कंक्लूजन यही था कि आम जनमानस ने वहाँ बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर एक पीड़ा व्यक्त की है। निश्चित रूप से काशी का एक बड़ा महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, पूरे देश में है, प्रदेश में है, पूरी दुनिया में है। लेकिन जो सवाल हम लोगों ने पहले चरण से लेके या चुनाव के पूर्व से लेकर जो प्रमुख मुद्दे थे जो हमारे दल के नेताओं ने उठाए हैं, बनारस के लोग भी उन मुद्दों से सहमति जता रहे हैं। इस बार हमारा विश्वास है कि वो लोग किसी बहकावे में नहीं आने वाले हैं। वो लोग जान चुके हैं, और बेरोजगार और महंगाई, इन 2 मुद्दों को लेकर वहां का जो मतदाता है वो वोट डालेगा, और वह वोट
हमारे पक्ष में जाएगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ये बात जग जाहिर है कि चुनाव जो है वो हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस भी एक बड़ा दल है, बहुत पुरानी पार्टी है, वो भी अपनी तरीके से चुनाव में है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और जमीन तक मुद्दे जाने चाहिए। आम जनमानस के जो मुद्दे थे उसको विपक्षी दल होने के नाते हम लोगों ने पहुंचाया है और जनता का मन जो है उस प्रकार का बन रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सत्ता से हटाना चाह रही है। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो दक्षिण सीट का हिस्सा है, यहाँ से विधायक होते हैं नीलकंठ तिवारी। अब बात यह है कि वो योगी सरकार में मंत्री भी हैं, उनके लिए नाराजगी है लोगों में। उनका ये कहना है स्थानीय लोगों का कि नीलकंठ तिवारी से ज्यादा तो मोदी जी आ जाते हैं अपने क्षेत्र में। उनसे नाराजगी है तो जनता इस बार दिखा देगी, मैं तो स्पष्ट सीधा कहता हूँ। और नाराजगी किस चीज की है वो भी देखेंगे, उस चीज के बारे में। काशी में जो विकास जो योजनाएं चली वो बात को भी देखी हमने। तो मैं थोड़ा कुछ वक्तव्य सुन रहा था, महंगाई को लेकर बात हो रही थी, बहुत चीजों के बारे में मेरे कांग्रेस के साथी ने बोला। तो सर मैं तो चाहूंगा कि महंगाई पे बात करें आप मेरे साथ, बेरोजगारी पे बात करें आप मेरे साथ, और आप घोटालों की बात करें मेरे साथ। मैं तो हर विषय पे बात करना चाहता हूँ और बोलूंगा भी। और मैंने सुना नागेंद्र जी को, नागेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे थे। बाकी में इनके लाठीचार्ज करते हैं। और आपके काशी के जो नवाबगंज के विधायक हैं नीलकंठ जी, जो नवाबगंज वार्ड से आते हैं, वहाँ की जनता ने तो वोट का बहिष्कार तक कर दिया। बताओ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुना मैंने, आप मेरे सुने, आप बीच में ना बोले आप लोग, आपका मैंने पूरा सुना। अब आप सुने, आप मेरे को भी सुन लीजिए। आप सुनेंगे तभी कुछ बोल पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं बोल पाएंगे आप। तो मैं यही कह रहा था कि हम तो बात करना चाहते हैं घोटालों की, कि बात तो कीजिए आंखों में आंखें डाल के। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो घोटाले पे बात करें, महंगाई पे बात करें। आपने क्या करा, बेरोजगारी हो महंगाई हो, किस पे आप बताओ, आ जाओ डिबेट करो आप। चलिए वही डिबेट ही चल रही है सर, डिबेट ही चल रही है। लोग वही जानना चाहती है कि आपने करा क्या है। आपने सिर्फ जो फीते काटे हैं वो माननीय अखिलेश जी के और माननीय बहन जी के फीते पर आपने नामांकन करा। आपने करा क्या 5 साल में? और आप बोल रहे हम आपकी बार आएंगे तो हम करेंगे। क्यों भाई, 5 साल क्या कर रहे थे आप? चलिए सुनते हैं, बताइए प्रदीप भटनागर जी। मैं तो समझ पाया नहीं तो क्या बोला पहले चीज तो। वो कह रहे हैं कि अभी तक जो आपने फीते काटे हैं वो अखिलेश यादव और बहन मायावती के नाम के काटे हुए हैं सर, तो आपने किया क्या 5 सालों में? बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो राजीव जी के टाइम के भी काटे फीते, हमने तो इंदिरा जी के टाइम के फीते काटा काम किया है। बड़े दुख की बात है आप लोगों ने काम नहीं किया, फीते काटे, अच्छी बात है। अब अगर आपने अगर बात करी अखिलेश जी की, अखिलेश जी का पूछ तो लीजिए कि आपने चुनाव से 20 दिन पहले क्यों काटे? आपने रिबन जो काटे 20 दिन पहले सारा शिलान्यास करना था, हजारों करोड़ों रुपए की। जो प्रदेश में फंड नहीं, पैसे का नाम नहीं, आप ये आप मानते हैं नहीं मानते हैं सर कि महंगाई बड़ा मुद्दा रहा है इस बार, बेरोजगारी से लोग त्रस्त रहे हैं इस बार? आपका जवाब चाहूंगी मैं भटनागर जी इस पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदीप भटनागर जी, आप ही का रुख करना चाहेंगे। बताइए प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल। आप अपनी बात जारी रखिए। और मेरा ब्रेक पर जाने से पहले सवाल था कि आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे रहे हैं इस बार? देखिए हम महंगाई, बिल्कुल मैं सबके बारे में बताता हूँ। देखिए महंगाई एक मुद्दा है और पूरे विश्व में, इस भारतवर्ष में नहीं है, मगर फिर भी भारतवर्ष ने अपने आप को 2 बार कोविड में संभाला है अपने आप को। अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो पूरे विश्व में, हमारे यहाँ नहीं है। मगर हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा कि आगे आगे देश के हित के लिए कैसे काम करने चाहिए और क्या चीजें भलाई के बारे में विज्ञापन और बातें करनी चाहिए। आपने जो बेरोजगार की बात करी, अगर आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो मैं तो अगर आप तो बेरोजगारी में अगर केंद्र सरकार आगे कदम बढ़ाई कर रही है, मगर राज्य सरकारें जो है अपना आंकड़े नहीं जीती कभी भी। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और हम अपने आंकड़े देते हैं कि हमने क्या अवसर लाए व्यवसाय के और क्या अवसर नौकरी को दिए हमने, हम खुल के बता रहे हैं। मगर और सरकारें जो राज्य के अंदर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस की और जो है सत्ताधीन, वो कभी नहीं बताते इसके बारे में क्या है।
हर प्रदेश के अंदर नौकरियां हैं, क्यों नहीं नौकरी दी जा रही, ऐसा क्यों है और क्या अवसर आपने दिए, उसके बारे में बताना पड़ेगा। और मैं एक बात और सुन रहा था, बता रहे थे घोटाले। अरे आप बताइए सही, कहाँ पे घोटाले हुए? घोटाले की सरकार कौन सी थी? बोलना बड़ा आसान है। प्रियंका जब से आई है उत्तर प्रदेश जीरो हो गया। अब वही 5-7 सीटों में तो वो भी खत्म हो जाएगी। मगर आप प्रियंका जी से ये भी पूछ लीजिए कि पंजाब में जो उत्तर प्रदेश के बारे में तालियां बज रही थी, कभी उनके बारे में पूछ लीजिए, क्या उत्तर प्रदेश के लोग अच्छे नहीं लगते? बीच में ना बोले आपके कांग्रेस के जितने भी नेता बैठते हैं बहुत गंदी आदत है बोलने की, बहुत गंदी आदत है बोलने की। प्रियंका जी से पूछना कर रहे हैं यूपी बिहार में चुनाव क्या परेशानी है, पंजाब के गाँव में आप प्रियंका जी से पूछ लेना कि जो प्रियंका जी के पति देव है जो जमानत में बाहर है, भाई जो जमानत में बाहर पूछ लीजिएगा। आप जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अरे यार आप बता दो आदरणीय प्रियंका सोनिया गांधी जी कितनी बार अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में गई हैं, बता दीजिए। और आदरणीय राहुल गांधी जी कितनी बार अमेठी गए? चुनाव तब तक नजर आई नहीं, पहले हारे बैठे हैं आप लोग सोच के पहले ही। आपके बाद इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी आप चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते पल्लवी जी हैं, बहुत बड़ी कमी है कांग्रेसियों में, एक एक करके बात कर लेते हैं। आप बात कंप्लीट कर कीजिए प्रदीप जी जल्दी। इनके पास ठीक है, लखीमपुर सब चीजें हाथ में बात करते हैं, हम हर बात के लिए जवाब देने के लिए बैठे, मगर सब्र से सुने। हम तो किसान के मुद्दे पे ही बात करना चाहते थे पार्लियामेंट के अंदर, भाग गए वहां से। अब ठीक है सर, इतनी पीछे वाली बातों पर जाने का कोई फायदा नहीं है। दीपचंद राठौर जी, नहीं, बहुत बड़ी कमी है कांग्रेस के नेताओं में, इन्हें हाथरस और लखीमपुर याद आता है, और जब लखीमपुर हाथरस के बारे में हर जगह ज्यादा क्लियर करा जाता है, बोला जाता है, और सब चीज के बारे में पहले में क्या करा कर फिर भी जानबूझ के बोले जाएंगे, इतना बोल के दिखाएंगे खुशी। अगर चुनाव खत्म हो गए भाई, आप टिकट में चिंता मत कीजिए। अरे सर एक एक करके बात कर लेते हैं ना। नागेंद्र जी मैं आप ही का रुख करूंगी और आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक एक करके बात करते हैं। नागेंद्र जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कितना फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये जो सांस्कृतिक महत्व है, कोई काशी विश्वनाथ मंदिर का हो या काशी का हो, जो सांस्कृतिक महत्व है कोई वो 14 से बाद में नहीं बना है। वो महत्व जो है बहुत प्राचीन काल से है। मूल रूप से हमें ये खुशी हो रही है, फिर मैं एक बार और पुनरावृत्ति करना चाहूंगा कि नौजवान और किसान और महंगाई 3 मुद्दे थे जिनसे भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो रही थी, और इन मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए चुनाव से पूर्व और पूरे चुनाव के दौरान अनेक प्रकार के प्रपंच इन लोगों ने किए, लेकिन आम जनमानस का और आम व्यक्ति का ध्यान जो है इन मुद्दों से नहीं हटा है। और जब इन मुद्दों से, चुनाव के इन मुद्दों से ध्यान नहीं हटा है, तो इसका मतलब इनकी विदाई तय है, क्योंकि नौजवान और किसान बहुत ज्यादा बेचैन रहा। इन्होंने बहुत प्रभावी रूप से फिर ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया है, लेकिन प्रत्येक चरण में इनके उस प्रयास को लोगों ने नकारा है। और आप लोग देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर एक पूरी जो हमने अपना वचन पत्र दिया है, उसके अनुरूप पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक हमने उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं कामों को करने के प्रति लोगों के सामने गए हैं। और अब आप कोई नई पार्टी तो है नहीं नागेंद्र जी। देखिए ऐसा नहीं है कि आप कोई नई पार्टी है, नई पार्टी अपना किस्मत आजमा रही हो इस बार उत्तर प्रदेश में। पुरानी पार्टी है, आपका शासनकाल भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा हुआ है, तो आपका शासनकाल कोई ऐसा रामराज वाला तो रहा नहीं। अब आप इस बात को नहीं मानेंगे वो अलग बात है जी। तो आपको क्यों लगता है कि आपके वचन पत्र पर लोग इतनी आसानी से भरोसा कर लेंगे? आसानी से भरोसा करेंगे क्योंकि हमने अपने जो सैद्धांतिक और जो हमारे कार्यक्रम थे उससे उसको कोरिलेट किया है। ये लोग पहले नई बात लिया है, इस बार फिर नई बात लिया है, तो कोई सतत प्रक्रिया इनके कार्यक्रमों में नहीं है। टुकड़ों में बात कहते हैं। हम एक पैटर्न पर चलने वाले, एक लाइन पर चलने वाले, एक लाइन की राजनीति करने वाले, एक डेवलपमेंट का भी और एक नीति पर भी मसौदा रखा है, उस पर लोग इसलिए विश्वास करेंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ, खुशी इस बात की है कि विकास को लेकर, किसान को लेकर, नौजवान को लेकर, महंगाई को लेकर
वो नुक्कड़ पर, वो सभाओं में, वो रैलियों में, वो रोड शो में, वो चुनाव की पंचायतों में, हर जगह मुद्दा रहा है। और लोगों से ये भी सुनने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी तो मात्र ध्रुवीकरण का कार्य करती है और अब ध्रुवीकरण को हम लोग स्वीकार नहीं करें। तो इसीलिए लोग हमारे कार्यक्रमों में हमारे नेतृत्व पे विश्वास करें। चलिए दीपचंद राठौर जी, आऊंगी मैं आपके पास। एक रिएक्शन पहले प्रदीप जी से ले लेते हैं। आ रही हूँ नगेंद्र जी। प्रदीप भटनागर जी जी बड़ी अच्छी स्पीच दे रहे थे और बड़ा अच्छा संदेश दे रहे थे लोगों को आपके माध्यम से कि इन्होंने क्या क्या किया है। और हमने देखा कि इनके जितने विधायकों ने कितने गुंडागर्दी और क्या क्या कहा कि हिंदूवादियों को देख लेंगे, हिंदुओं को देख लेंगे। आजम खान जेल में होने के बावजूद भी टिकट देते हैं और नाहिद हसन जैसे इनको पता है कहते हैं। ये बात करते हैं काशी विश्वनाथ की, आपने एक ईंट वहां लगाई थी। अगर पूर्वांचल में आपने विकास किया होता तो आज प्रारूप बना होता। बता दो आपको कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से 60% ज्यादा वहाँ पे टूरिस्ट आदमी बढ़ा है, जाने वाला जो श्रद्धालु बने हैं, और वहाँ पे अवसर जो व्यापारियों के थे वो बड़े हैं। आप उससे नहीं मानोगे। अगर आप इसी प्रकार पूर्वांचल को लेकर चलते, अयोध्या जी का विकास करते जो हमारे टूरिस्ट हब हैं, तो वहाँ लोगों को रोजी रोजगार मिलता। आपने पूर्वांचल के लिए कुछ किया नहीं। आपने क्या किया? आपने अपना बढ़ाया या अपने परिवार के लिए बढ़ाया? आपको कभी जनता के लिए किया नहीं। आपने बहुत विकास किया, वाकई में आपने इतना विकास किया। करीब 24 करोड़ लोगों तो आपने छत दे दी आप लोगों ने, सबको टॉयलेट दे दिया आपने। अरे वो इतना कुछ दे दिया आप पिछली सरकार में कि 0 कर्नाटक हो गया, आपको बाहर निकाल दिया गया। और आप सपने और बात इसमें कर रहे हैं। आपने किसी को एक छत तक तो दी नहीं आपने अपने कार्यकाल के अंदर। थोड़ा बता दें मुझे भी, अगर छत दी हो आपने मुख्यमंत्री उसके अलावा बता दें आप थोड़ा सा मुझे। चलेगी। देखिए अगर ये पानी जल की बात करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 1 लाख से 2.25 लाख तक लोगों के घर पानी पहुंचा चुके हैं। और ये हमारा हर घर पानी पहुंचाने का ना एक दृढ़बद्ध संकल्प है। हर घर पानी और हर घर बिजली, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण है। और 5 वर्ष के अंदर वही उत्तर प्रदेश है जहाँ 8 घंटे 6 घंटे का कट होता था। इंडस्ट्री चलाने वाले फैक्ट्री छोड़ के बाहर भाग रहे थे, फैक्ट्री खोलने के लिए यहाँ लाइट नहीं होती थी। आज इंडस्ट्री के अंदर 24 घंटे 18 घंटे 20 घंटे लाइट होती है। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने दिया गुंडागर्दी। चाचाओं ने, ठीक है प्रदीप भटनागर जी। दीपचंद राठौर जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपचंद राठौर जी। आदरणीय पल्लवी जी, अभी मैं मेरे बड़े भाई ने बोला ना प्रदीप जी ने कि हमने विकास किया, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने बहुत विकास किया। मैं उनके विकास के गिनाना चाहूंगा आपको कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे आपको चीन के हवाई अड्डे और अफ्रीका की सड़कें और बंगाल का पुल और आंध्र के बांध नहीं दिखाने पड़ते मेरे भाई। और जो आपकी युवा की जो वेबसाइट है ना भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी आपने फॉरेन बच्चों की फोटो लगा रखी है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 7 करोड़ युवा है, क्या आपको एक भी वहां का युवा नहीं मिला? और रही दूसरी बात, जब पूरा देश आपसे हिसाब मांग रहा है कि जॉब कहाँ मिलेगी तो आप हिजाब पर आ जाते हैं। जब आपसे बात हो रही है कि भाई बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी है तो आप जीना को लेकर आते हैं। जब आपसे पूछते हैं भाई ये पेट्रोल डीजल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं तो आप राम को लेकर आ जाते हैं। भाई मुझे आपकी यही राजनीति समझ नहीं आ रही। अब तो सीता मैया भी खुद कह रही है कि भाजपा के काम से, सीता मैया खुद दुखी है भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। वो तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, कभी राम की, कभी धर्म की, कभी जीना की, अब्बा की, कभी पापा की। ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, रोजगार का। और मैं आपको बताना चाहूंगा पल्लवी जी, 3 दशकों से जो कुशासन का अंत होगा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में फिर से विकास सद्भाव के मार्ग पर लौटेगा। अब की बार हिंदू मुसलमान पर चुनाव ना होकर मेन मुद्दों पे चुनाव होंगे जो जनमानस के मेन मुद्दे हैं। और आने वाले 7-10 मार्च को हमारे जो कहते हैं योगी जी को तो संन्यास वैसे मंदिर तो जाना ही है वैसे भी। और 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में हमारी सरकार बनने जा रही है। और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव भी कांग्रेस पार्टी के हित में बहुत अच्छे आएंगे। नगेंद्र जी, विकास कार्य गिनवा रहे थे सर प्रदीप भटनागर जी अभी। प्रदीप भटनागर जी जिस प्रकार से आंकड़ों के जाल में फंसाकर बात कह रही है, जमीन पे काम नहीं हुआ, इसीलिए तो इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों के प्रत्याशियों तक का विरोध हो रहा है। आपको ये समझना चाहिए। और किसान और नौजवान बहुत ज्यादा बेचैन है, उसमें प्ररुदन है, उसका हिसाब वो चुकता करेगा, वो उत्तर प्रदेश का हिसाब चुकता करेगा। और एक बात और मैं कहूंगा कि आप लोगों ने 5 साल में या 14 से 22 तक केंद्र में एक काम जरूर किया आप लोगों ने
कि विपक्ष को बिल्कुल नकारा है और लोकतंत्र के उस सिद्धांत से पूरी तरह से आप असहमत नजर आए हैं जहां विपक्ष की भी खूबसूरती होती है। जब कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा का कॉन्सेप्ट स्वीकार किया जा रहा था तो आपका दायित्व बनता था कि दलीय दूरियों को घटाते हुए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने आप में बहुत ही विजनरी लीडर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से किस प्रकार से बच्चों को जोड़ा जाए, एक सतत कार्यक्रम अब उन्होंने इन दिया कमियों था। और खामियों का परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना सर। अब 10 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, देखने वाली बात रहेगी कि इनकी कमियों और खामियों का क्या दुष्परिणाम इन्हें मिलता है। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान होना है सोमवार को। 10 मार्च को चुनावी परिणाम जो है सामने आ जाएंगे। देखने वाली बात रहेगी कि उत्तर प्रदेश में जीत का सेहरा किसके सिर पर सजता है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।